हाँ, बहुत पैसे दिए। और बाहर के लोग, अन्य प्रदेशों के लोग आकर के उत्तर प्रदेश में आए। ये आंकड़ों की बाजीगरी मैं अभी इतना मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन में इतना बड़ा इजाफा हुआ है कि जिसकी कल्पना कर। हाँ, बहुत पैसे दिए। और बाहर के लोग, अन्य प्रदेशों के लोग आकर के उत्तर प्रदेश में आए। ये आंकड़ों की बाजीगरी मैं अभी इतना मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन में इतना बड़ा इजाफा हुआ है कि जिसकी कल्पना करना मुश्किल था। हम्म, आप बताइए, अयोध्या लोग जा रहे हैं, हम्म, आज भी लोग अयोध्या जा रहे हैं, दर्शन करने में कितनी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, भीड़ हो रही है ना। मथुरा वृंदावन में भीड़ हो रही है ना। हम्म। अयोध्या में आपके वाराणसी में, आपके प्रयागराज में, सब जगह ये एक वातावरण बना दिया। देखिए, आज उत्तर प्रदेश का एक ऐसा वातावरण बना है कि उत्तर प्रदेश देवनगरी कही जा रही है। पूरा पहाड़ों से लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, पहले लोग उत्तर प्रदेश से पहाड़ जाते थे। एक तरह तो से। एक वातावरण बना ना, हम्म, लोग हिल स्टेशन जाते थे। आज हिल स्टेशन के लोग प्रयागराज की गर्मी में आ रहे हैं। अयोध्या में 45 डिग्री टेम्परेचर में पहाड़ों के लोग आके दर्शन कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या हारे क्यों आप? ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा ये युद्ध जो चलेगा अभी आगे भी चलता रहेगा। अच्छा। जब जब जातिगत राजनीति होगी तब तक हम लोगों का नुकसान होगा। हम जो भी आप कहते हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे, हम्म। यही होगा। तो जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जाति जनगणना की जो निर्णय है, ये हमारा केंद्र और प्रदेश सरकार जो भी करना होगा नेतृत्व तो हमारा करे। लेकिन आप ये बताइए, आज आप इस दौर में जहाँ अन्य देश कितनी तरक्की कर रहे हैं, वही मेरा सवाल है कि आगे बढ़ रहे हैं, हम्म, आज आज ये नेता जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। 100% रिजर्वेशन की बात आप कर रहा है। बताइए, आप बताइए, सच्चाई तो है रिजर्वेशन। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए? रिजर्वेशन दलित को मिलना चाहिए, पिछड़े को मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिलना चाहिए जिसको कभी रिजर्वेशन का लाभ ना मिला हो। बिल्कुल। हाँ। एक आईएएस का बेटा जो IAS दलित बनना आईएएस चाहिए। है, उसका बेटे को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए? इसी सवाल से सर एक सवाल निकला। SC ST का सब क्लासिफिकेशन यानी कि उपवर्गीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लोग करो, सरकार क्यों नहीं कर रही है? देखिए, कहीं ना कहीं आपसे मुझको कहने में कोई संकोच नहीं है। इस समय जो हमारी सरकार केंद्र में है, कुछ सीटों के आंकड़े में हम लोग इस बार पूर्ण बहुमत में नहीं है। हम्म। हम लोगों को सहयोगी दलों का भी समर्थन लेना है, उनके भी विचार जानने हैं, उनके भी सहयोग लेकर के हमको सरकार को चलाना है। यही सरकार है जिसने 370 खत्म किया। यही सरकार है जिसने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया। हम्म। यही सरकार है जिसने अनेकों ऐसे बड़े बड़े काम जिनको लोग कहते थे कि ये सपना है, उनको पूरा करने का काम किया। आज जो आप ये विषय बता रहे हैं, ये भी पूरा होगा, लेकिन करेंगे आप? करेंगे, होगा, परिश्रम निश्चित रूप से पूरा होगा। लेकिन लेकिन उसके लिए जनता ही को जनार्दन कहा जाता है ना। जनता हमको जितनी ताकत देगी हम लोग उतना काम करते क्या। SC ST में क्रीमी लगना चाहिए। देखिए, SC ST पे मेरा जो अभी कहना है, SC ST में और बैकवर्ड में अगर किसी परिवार का व्यक्ति अगर आरक्षण का लाभ ले लेता है, आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनना चाहिए। लेकिन सर बनता जा रहा है ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, इसके लिए आवाज उठानी होगी ना। हम लोग सब उठा रहे हैं। ये वही हमारा दलित भाई जो आज मजदूरी कर रहा है, वही आईएएस क्या मजदूरी कर रहा है, उसी आईएएस के पूरे परिवार में दिन प्रतिदिन जो और आईएएस बनते जा रहे हैं उनके यहाँ मजदूरी कर रहा है। वो आईएएस नहीं बन पा रहा है, वो लेखपाल भी नहीं बन पा रहा है। ये एक मतलब कई सारे जो है एक धारणा सी बनी। ये कुछ परिवारों की मोनोपोली है। हाँ, यही मैं कहने वाला था। ये कुछ परिवारों की मोनोपोली है। किसी में कुछ अमीर परिवार हैं जो वो नेता मंत्री बन चुके हैं। हाँ, अब वो किसी को आगे ही नहीं आने वो देखिए, हमारा तो मानना है, हमारे दलित भाई जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, हमारे बैकवर्ड भाई जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उनका समीक्षा करनी चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए,
और उन परिवारों को आरक्षण का लाभ देना चाहिए। हम सवर्णों को कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है, ना हम मांग करते हैं आरक्षण की, गरीबों को तो है। लेकिन ईडब्ल्यूएस दिया हमारी सरकार ने, लेकिन सर आपने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। नहीं दिया। मेरी बात समझिए, ईडब्ल्यूएस दिया, ये हमारी सरकार का कलेजा था जो ईडब्ल्यूएस दिया। आज तक सवर्णों के लिए कोई सरकार बोल नहीं पाई। सर इस पे एक मेरा काउंटर रहेगा। हाँ, ईडब्ल्यू देखिए, अगर रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट है, एक आप जो है स्टूडेंट वर्ग को देना चाहते हैं, तो एटलीस्ट जो है उसको बराबर तो रखिए। आप एससी एसटी ओबीसी में आप एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले इतने दिनों से वो डिमांड कर रहे हैं, जब उनको एज रिलैक्सेशन ही नहीं मिल रहा है तो फायदा क्या है। देखिए ऐसा है, फायदा पहले कुछ नहीं था जी, कुछ फायदा मिला है। ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं है ईडब्ल्यूएस का। मैं जान रहा हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाभ पाया। राजस्थान में वो लोग एज वाला भी अब दे रहे देखिए, हैं। ये कि बिल्कुल आप कह रहे हैं, ये जो विषय धीमे धीमे आते हैं, अमेंडमेंट होते जाते हैं। जैसे ऐसा नहीं, रिजर्वेशन जब आया था तो ये उसके पीछे भी बने थे, संवैधानिक व्यवस्था की गई थी कि इतने दिन बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, फिर इसमें बदलाव करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। वो देखिए, कारण यही है कि ये जो लंगड़ी सरकारें पूर्व में रही हैं, इन्होंने ये हिम्मत नहीं जुटाई। इसके लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी। आज बार बार कहते हैं कि हमारे दलित भाई, बहुत अभी ऐसे परिवार हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, बहुत बैकवर्ड भाई हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हाँ, मतलब उस पूरे क्लास को तो ना। आज आप देखिए ना, जब समाजवादी पार्टी की सरकार में एक तो भ्रष्टाचार और आरक्षण में एक ही वर्ग के लोगों को मौका दे दिया गया। कितने हमारे बैकवर्ड में अन्य वर्ग हैं, हमारे पाल समाज के लोग हैं, हमारे कुशवाहा समाज के लोग हैं, कुर्मी समाज के भी लोग थे उसमें हमारे नाई समाज के भी, सविता समाज के लोग थे, प्रजापति समाज के लोग थे, विश्वकर्मा समाज के लोग थे, मतलब चौहान समाज, हर वर्ग को के साथ अब भेदभाव किया। क्या बताएं आज अखिलेश यादव कि उन्होंने अपने सरकार में कितने लोगों को रोजगार दिया? एक सूची जारी करें, अभी अपने आप पता चल जाएगा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? काफी अनिल यादव। उनके साथ क्या कार्रवाई हुई बात? लेकिन सर उसी अगर ये वाले आप जो है इसको उठा रहे हैं, तो फिर योगी जी ने बाकायदा एक सीबीआई गठित करी, लेकिन उसका जो है वो ड्रॉप कर दी। आज तक कोई सजा तो मिली नहीं किसी से। वही विषय आ रहा है कि देखिए, ये जो तंत्र है, हाँ, एक व्यक्ति योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत चीजें उत्तर प्रदेश में सुधार दी है और सुधार की ओर अग्रसर है। आप आने वाले समय में देखिए बहुत चीजें। आज हम दावे, अभी पुलिस की भर्ती हुई, अभी मैं क्षेत्र में था, एक निषाद परिवार में छप्पर पड़ा हुआ था, वहाँ पे भंडारा हो रहा था। मैं जैसे वो चुनाव चला था, उपचुनाव घाटापुर का, मैं गया तो बताया, मैंने पूछा भाई क्या विषय है, तो बताया उन्होंने कि मेरी बिटिया पुलिस में भर्ती हो गई। अच्छा। तो आप ये देखिए ना कि आज वो वर्ग जो पढ़ने को मोहताज, जिनका बिजली का कनेक्शन नहीं था, आज वो नौकरी पा रहे हैं, वो बेटियां नौकरी पा रही हैं। तो योगी जी ने बहुत बड़ा बदलाव किया है, लेकिन वही विषय है कि उत्तर प्रदेश को सुधारने में समय लगेगा और लग रहा है वो ठीक हो जाएगा। ये लेकिन सर एक स्टूडेंट की डिमांड है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि पूछना जरूर, नहीं, आप ईडब्ल्यूएस को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, इस बात को सपोर्ट करते हैं कि? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अभी सर जैसे ये एक सौगाते मोदी करके अभी जो है बांटी गई, कभी हिंदुओं के लिए नहीं बांटा गया कुछ ऐसा? देखिए ऐसा है, ये अभियान है, ये कार्यक्रम है। मोदी जी ने जिस मंशा के साथ में ये वितरण वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सौहार्द का वातावरण, तो नवरात्र में एक सौहार्द बिल्कुल हो रहा है। अब देखिए योगी जी ने क्या किया? पूरे प्रदेश में एक आदेश जारी किया है कि हर तहसील स्तर पर अखंड रामायण के पाठ होंगे, अनेकों धार्मिक कार्यक्रम होंगे, इस तरह से हो रहा है। लेकिन उनको तो किट दी गई बाकायदा। अरे किट दिया गया, उनका रोजा को भाई ईद में जो उनकी व्यवस्था होती है, गरीब हाँ, प्रमुख ये लोग मतलब जो होते हैं उनको दिया गया। देखिए वो भी हमारे देश के नागरिक। देखिए मुस्लिम कोई हमारे दुश्मन नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। सारे गरीबों को दीजिए ना। नहीं तो सारे गरीबों में आज उनका त्योहार था, जब हमारा होली दिवाली होता तो हमने भी तो दो सिलेंडर दिए गरीब महिलाओं को, दो सिलेंडर हमने भी दिए। वो तो सर सबको मिले थे। नहीं, अरे तो उस पर क्या बुराई है? देखिए फर्कीकरण नहीं करना है। अब ठीक है, मोदी जी ने अगर इसकी शुरुआत की है तो एक मैसेज है, हम एक हाथ आगे बढ़ाते हैं ना। ठीक ठीक।
एक ये वाला जो आरोप है जैसे आप लगा रहे थे अखिलेश यादव जी पे परिवारवाद का, लेकिन ठाकुरवाद का तो आप पे भी लगता है। विषय बताइए। आपकी जो है अभी थोड़े दिन पहले पत्रकारों ने लिस्ट निकाली थी कि योगी जी की सरकार में ज्यादातर जो अच्छी पोस्ट पे हैं वो ठाकुर। हमें हमें बताइए ना, वो जो लिस्ट, देखिए लिस्ट का, अभी लिस्ट का कोई जिम्मेदारी तो ले नहीं रहा हम्म कि मैंने निकाली है। हम्म हमें आप बताइए चीफ सेक्रेटरी कौन, हम्म। आप ये बताइए मतलब आप, मैं अब जानना चाहता डीजीपी हूँ कौन। कि इसमें सच्चाई कितनी है। कुछ नहीं, देखिए जो एलिजिबल हो है अच्छा, उसको मौका दिया जा रहा है, मतलब मेरिट को मानते हैं। मेरिट को माना जा रहा है। जो अच्छा काम कर रहा है, हमारा रिजल्ट आउटपुट आ रहा है, ठीक। अपराध पे नियंत्रण है। अभी जैसे राहुल गांधी जी ने बोला कि मेरिट एक फ्लॉट कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब आप समझते हैं इससे? देखिए राहुल जी को मैं नेता नहीं मानता। नेता ही नहीं मानते? तो राहुल जी एक दार्शनिक है, और वो कब क्या विषय कहाँ बोल दें, अच्छा। वो अभी वो जिस देश की कल्पना कर रहे हैं, या जो उनके मन में भगवान जाने क्या इच्छा है, वो यही नहीं समझ पा रहे हैं। उनको जाना होता है लखनऊ तो फर्रुखाबाद चले जाते हैं, फर्रुखाबाद जाना होता है तो फिर वो लखनऊ चले जाते हैं। वो ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि कौन उनका दोस्त है, कौन उनका दुश्मन है, किस विचारधारा के साथ उनको काम करना है। वो लोकसभा में केजरीवाल के साथ दोस्ती कर लेते हैं, फिर विधानसभा आते आते केजरीवाल की कमियां बताने लगते हैं। तो ये आप उनकी कहीं ना कहीं एक उनकी आइडियोलॉजी को आप समझ सकते हैं। कभी बनेंगे वो पीएम? देखिए ये भविष्य के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में। कभी अखिलेश यादव भी सीएम बने थे, आज हम कह रहे हैं अखिलेश यादव सीएम नहीं बन पाएंगे, तो ये हम विपक्ष का ये हम सबसे, कह सकते जी हैं, जी जी, लेकिन निर्णय जनता को करना है ना। विपक्ष का सबसे जो है एक अच्छा नेता आप किसको मानते हैं विपक्ष में, जो थोड़ा मतलब सहज हो, सीरियस हो, कौन है ऐसा नेता? विपक्ष में तो इस समय बड़ी स्थिति दयनीय है। तो आप एक नाम भी नहीं बता? विपक्ष की स्थिति बड़ी दयनीय है। अच्छा। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कोई, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष की जो एक भूमिका होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। वो विपक्ष की भूमिका अदा करते करते देश के खिलाफ बोलने लगते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ बोलने लगते हैं, हमारे महापुरुषों के बारे में गलत बोलने लगते हैं। ये कभी जनता स्वीकार नहीं करती है। धर्म जो है, जैसे आप विपक्ष के नेताओं के पूर्व की बात करें तो हमें मनमोहन सिंह बहुत पसंद थे। मनमोहन सिंह जी, हाँ, एक लीगेसी रही है। कभी उन्होंने गलत बात नहीं बोली, कभी गलत बयानबाजी नहीं की, इकोनॉमी के लिए काम किया, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हम सबको। हम्म। एक काफी जो है नहीं जो है पढ़े लिखे, आज आप बताइए विपक्ष में कौन ऐसा नेता है मनमोहन सिंह के जिससे उससे तुलना कर ली जाए। चलिए आप उनके जैसा तो मतलब, आप बताइए। उनके जैसा तो मतलब कोई नहीं है ना। आज भाई आज जैसे इंदिरा जी हैं, इंदिरा जी की कोई बुराई नहीं करता, हमें ऐसा लीडर तो दिखे कोई हम इसकी हम बड़ाई करें। एक सर और जो है ऐसा इशू है, मैं जरूर इसको जो है पूछना चाहूँगा। थोड़ा सा सर ये आप सहज हो सकते हैं। मेरा जो है, मैं थोड़ा ऑब्जर्व करता रहता हूँ जियो पॉलिटिक्स वगैरह को। अभी जैसे ट्रम्प जब राष्ट्रपति बने यूएस, तो मोदी जी गए थे वहाँ पे, और मीडिया में वहाँ पे कई सारी चीज़ें हुई। ट्रम्प ने जो है हमें बोला कि आप टैरिफ लगाते हैं, पिक्स प्रॉड कंट्री है ये। मोदी जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। क्या हम कमज़ोर हो गए? ऐसा नहीं है, देखिए तात्कालिक क्या परिस्थिति है। देखिए मीडिया की भी स्थिति बड़ी विचित्र है। आप देखिए बहुत सी चीजें, खबरें हम लोगों तक किस स्तर पे पहुंच पा रही हैं, वही खबर एक एंकर कोई दूसरी बता रहा है, दूसरा एंकर कुछ नहीं सर, दूसरे मैं तरीके प्रेस से बता रहा कॉन्फ्रेंस ही देख रहा था पूरा। है। हाँ देखिए अब वहाँ तात्कालिक क्या परिस्थिति रही है, क्या वो बोले, मैंने उस चीज को ज्यादा कंसीडर नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सी चीजें तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। आज कहीं ना कहीं भारत को अच्छे मित्रों की आवश्यकता है, और अमेरिका, रशिया, ये सब जो बड़ी ताकतें हैं हमारे मित्र के रूप में काम कर रही हैं। तो कभी कभी रिश्ते बनाए रखने के लिए नहीं तो बराबर से है। ये आज थोड़ा कि आप जो है कोई मुझे सुनाता रहे, मैं सुनता रहूं। ऐसा नहीं है, एक विषय को लेकर के यही ट्रम्प है जो मोदी की वाहवाह भी करते हैं। हाँ, उन्होंने बोला टफ निगोशिएटर है ना, यही ट्रम्प है जो मोदी जी की वाहवाह भी करते हैं। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, हो सकता है उस समय कुछ ना बोले हो। सोशल मीडिया में, लेकिन सर उस टाइम बड़ा जो है मायूसी थी
इंडियंस जो है मतलब मुझे भी बड़ा दुख हुआ ये जान के कि जैसे अब इंडियंस को जो है वो लोग भेज रहे हैं बेड़ियों में बांध के। नेपाल छोटा देश है, वहां भी देखिए चार्टर एक प्लेन बात भेजा। आपसे कहें, ये तो लंबी। जो हुआ है हम्म, इंडिया के साथ हुआ है, इंडिया के ये लोगों के गलत साथ लगा। हुआ है, गलत लग रहा है हम लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं हर देश के लिए देखिए एक ये बड़ा चिंता का विषय है। हम्म, अगर बिना किसी लीगल तरीक व्यवस्था से अगर कोई किसी देश में एंटर करा जा रहा है तो उनकी भी मजबूरी है ना। लेकिन सर नेपाल के भी लोग गए थे, उनको चार्टर प्लेन से भेजा। वो देखिए, जो नेपाल के लोग गए थे यहाँ क्या प्रस्तुतिकरण हुआ है उस पे वो जांच का विषय है। वो पता नहीं नेपाल के लोग अमेरिका से वापस आ रहे हो तो वो दिखाए जा नहीं रहे नहीं सर, हैं, वो भी लीगल ही थे। है ना। अब क्या वजह रही है वो तो वही लोग बता सकते मैं आपसे सर वो सवाल पूछ रहा हूँ, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया में मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, मेरा ये डेली का एनालिसिस का काम है। मैं उसमें कुछ टाइम देख अब रहा था, देखिए जैसे माहौल ऐसा था कुछ कि हुआ, लोग दुखी थे। अब देखिए कुछ हुआ जी। उसके बाद सरकार उस पर विरोध दर्ज करा सकती है। एट लेकिन द कराया नहीं। एट किया होगा सरकार ने, निश्चित रूप से विरोध दर्ज किया होगा, लेकिन एट द टाइम तत्काल उस समय उस एक्ट को नहीं रोक सकती ना जो हुआ होगा उस समय, क्योंकि वो तो उस समय वो गवर्नमेंट कर रही है। लोग इस तरह से लिख रहे थे कि हम 140 करोड़ हैं, हम कैसे जो है झुक सकते हैं कहीं, ये वाली बात। कहीं ना कहीं जनता, देखिए जनता की जो वॉइस है वो कभी गलत नहीं होती, मैं मानता हूँ। पूरी दुनिया इसमें के साथ। कहीं ना कहीं हाँ। क्या मिस्टेक हुई है, क्या गलती हुई है, या बाद में कितने अच्छी तरीके से विरोध दर्ज हुआ कि पुनः अब ऐसी गलती ना हो, तो जरूर सरकार ने किया होगा। यही सरकार है जो यूक्रेन और रशिया के युद्ध से अपने यहाँ के छात्रों को सकुशल वापस भी लाती है। यही सरकार है जो पाकिस्तान में हमारा जो पायलट अभी अभिनंदन। अभिनंदन को पाकिस्तान की धरती से वापस लाती है। यही सरकार है जो पुलवामा और बालाकोट का बदला लेने पाकिस्तान के भीतर घुस के आतंकवादियों को मारती है। तो एक ऐसी घटना से हम सरकार के ऊपर प्रश्न नहीं लगा सकते। मतलब देश मजबूत है अपना, देश हमारा मजबूत कोई है। टेंशन लेने की देखिए जरूरत हम नहीं। लोगों ने बहुत आज आप देखिए पाकिस्तान की क्या स्थिति हो गई। इकोनॉमिक आने वाले समय में पाकिस्तान विद इन 5 years पाकिस्तान का डिवीजन हो जाएगा, मैं आपसे कह के जा रहा हूँ। बलूचिस्तान वाले। यस, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का 60% लैंड एरिया है वो अलग होने जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। उससे हम लोग को कोई फायदा होगा? बिल्कुल होगा। जैसे देखिए हमारा पड़ोसी अच्छा होना चाहिए, हम्म, हमारा पड़ोस अच्छा होना चाहिए। हम्म, पड़ोस में अगर ऐसे जो वर्ग हैं जो हिंदुस्तान को पसंद करते हैं, अगर वो समृद्ध हो जाएंगे, वो ताकतवर हो जाएंगे, तो हम लोग निश्चित रूप से चिंता मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। पूरी दुनिया में जो है मैक्सिमम देश अगर आप देखें 200 देशों में से 150 से ज्यादा बैलेट पेपर से वोटिंग कराते हैं। विपक्ष मुद्दा उठाती है कि ईवीएम में दिक्कतें हैं और बैलेट पेपर से वापस होना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए ऐसा है, अनेकों परीक्षण हुए, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आप कह दें मोबाइल बंद हो जाने चाहिए, फिर से टेलीफोन पे आ जाना लेकिन सर यूएस में भी बैलेट पेपर हुआ। यूएस और आपके देश की पॉपुलेशन को आप समझ सकते हैं। आप 1.5 अरब हो चुके हैं, आप क्या 1 महीने तक चुनाव कराते रहेंगे? लेकिन 2 महीने तक चंडीगढ़ में ईवीएम वाला वो जो सब केस भी आया देखिए था। वो अच्छा, ये बताइए अगर ईवीएम गलत है तो अब यूपी में कैसे इतनी सीटें जीत गए? अगर ईवीएम गलत है तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को कैसे इतनी सीटों पर हरा दिया? वो कहते हैं कि कहीं कहीं अगर आज पड़ता है। अगर हम ईवीएम का उपयोग कर रहे होते तो आज हम पूर्ण बहुमत में हमारी केंद्र में सरकार होती। तो मतलब ईवीएम बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हम लोग तो अनुभव है, मैं अपने इस जीवन में 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, मुझे पता है इस गांव में इतना वोट मुझको मिलना चाहिए, उतना वोट मिलता है। तो जो आप कैलकुलेशन लगाते हैं वही बिल्कुल एक्सेक्ट आता है। अच्छा, तो पहले से आपको पता रहता है कि कहाँ कहाँ हमें मिल रहा पता है। है जी इस गांव में मुझे 20 वोट मिल सकता है, तो 20 अच्छा। वोट, 19 वोट, 18 वोट, 22 वोट मिलता है। हाँ, तो उससे एक प्रेडिक्शन होता है, तो उससे पता चलता है। कस्टोडियल डेथ में जैसे यूपी नंबर 1 है लगातार। आप देखें एनसीआरबी का आंकड़ा है ये। तो अभी आपने लेटेस्ट में मैंने बताया आपको आदर्श उपाध्याय का भी केस है।
ये पुलिस एट्रोसिटी पे सरकार क्यों नहीं लगाम लगा ये रही है? पुलिस वाले क्यों इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं? कार्रवाई हो रही है जहां जहां पुलिस गलतियां कर रही है। अभी मैंने पाटीदार का नाम लिया था, हम्म, ये आईपीएस हम्म, आज जेल में है। हम्म, देखिए, जहां पे इस तरह के अपराध होंगे उन पर कार्रवाई हो रही है। हम्म, प्रदेश हमारा, जहां तक आप आंकड़ों की बात करेंगे, हम्म। आप नंबर 1 में उत्तर प्रदेश है, वो क्यों है? दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है? करीबन 1.5-2 करोड़। 2 से ढाई 3 करोड़। हम्म, राजस्थान 5-6 करोड़। हम्म, मध्य प्रदेश 6-7 करोड़। 6-7 करोड़। आप 25 करोड़। 22 के आसपास है। 25, अभी 22 से 25, आंकड़ा नहीं आया जी। 25 करोड़। हम्म, तो जो आंकड़ा है उसी एवरेज में हमारा रेशियो ज्यादा है। हम्म। तो इसीलिए भी ये बोल रहे हैं कि आप नंबर 1 पे हो। नहीं, लेकिन ऐसे कस्टडी में जो है ये किसी को बिल्कुल मारना गलत ही है। देखिए, बिल्कुल अमानवीय गलत है, अमानवीय है। अनेकों ऐसी घटनाओं में आयोग गठन हुआ है जहां आयोग ने दोषी करार किया है, ऐसे पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हुई है। सवाल यही है सर कि वो सस्पेंड किए जाते हैं, उनको नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सजा हुई है, जेल गए हैं, उम्र कैद की सजा हुई है। एग्जाम्पल पेश करने के हाँ, लिए। मैं आपको एग्जाम्पल, मुझे एक याद है, हमारे यहाँ सीओ होते थे जी। 2017-18 में, और उनका एक पुराना केस था। इसी सरकार ने उस केस को खोल करके उनको सजा दी गई, वो जेल गए। तो मतलब आगे इस पे एक्शन होगा। बिल्कुल हो रहा है, आयोग गठित होता है, उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऐसे होने ही नहीं चाहिए, ऐसी घटनाएं, ऐसी घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए सरकार ने हर थानों में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। हर चीज का एक लिखा पढ़ी में, जीडी में सब चीजें दर्ज की जाती हैं। जहां पर ये गलतियां पाई जाती हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। विपक्ष के नेता अक्सर एक बात कहते सुने जाते हैं कि अगर किसी नेता के पीछे सीबीआई या ईडी पड़ जाए और वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। क्या सच्चाई है? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। पूर्व की सरकारों के अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहां पर उन्होंने दूसरे दलों को अपने दलों में शामिल किया है, लोगों को। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, क्षेत्र में उनका प्रभाव है, क्षेत्र में उनके जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी को बल मिलता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने से उनको बल मिलता है, तो ऐसे लोग शामिल किए जाते हैं लेकिन जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। यूज का तो आरोप लगता रहा है। देखिए, विरोधी का काम है आरोप लगाना, हमारा काम है, देखिए, बार बार इन आरोपों का जवाब आप हमसे प्रश्न करेंगे, हम आपको जवाब देंगे, लेकिन सही जवाब जनता देती है। अगर जनता उस नेता के शामिल होने से नाराज है तो चुनाव में उसका जवाब जनता दे देगी। अभी तक जितने भी इस तरह की विषय होंगे, आप देखिए वहां चुनाव के बाद परिणाम क्या है। जनता अगर खुद चाहती है कि हमारा नेता भाजपा के साथ काम करे और जनता चुनाव में फिर उनको जिता करके भेज रही है, तो फिर इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं रह जाता। लेकिन ईडी के जैसे जो नंबर ऑफ रेड्स हैं वो बढ़े हैं, और जबकि जो एक्चुअली में सजा होती है वो सिर्फ 5-6% पे होती है। देखिए, इतना क्यों करते आप हैं अगर ये? ईडी इतना ना करे तो आप ये देखिए ना, कितने बड़े बड़े विषय हुए जिनको अगर आज इन पर कार्रवाई ना होती तो इस तरह के भ्रष्टाचार के भंडारों का पता ना चलता। अनेकों विषय हैं। देखिए, तो मतलब ईडी क्वेश्चन मार्क निष्पक्ष है, बिल्कुल है। कोई किसी तरह से कोई कोई control नहीं, वो तो पूर्व में होता था। क्या चुनाव के टाइम अगर कुछ वादे किए गए हैं तो उन्हें पूरा करना जरूरी है या नहीं जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जरूरी है। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में कुछ वादे थे जैसे ब्लैक मनी वापस भारत लाना और 15 लाख देना, ये अभी तक वादा नहीं पूरा किया गया। देखिए, निश्चित रूप से जब हम फील्ड पे उतरते हैं, जैसे 2014 में मोदी जी अमित शाह फील्ड पर उतरे, उन्होंने समस्याएं देखी। समस्याएं तो देख ही रहे थे, पॉलिटिकल लोग हैं। और जहां तक मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूं, उन्होंने जब समस्याएं देखी तो उनको ये महसूस हुआ कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है, आम जनमानस का हिस्से का धन, ये बड़े लोग, बड़ी संस्थाएं, बड़ी कंपनियां, कहीं ना कहीं उनके उत्पीड़न से ये धन का लाभ ये लोग कमा रही हैं। आज अनेकों कार्रवाइयां करके, अनेकों योजनाएं ला करके
अनेकों नीतियां ला करके अन्य माध्यमों से, कोई 15 लाख रुपए नगद नहीं देना है नहीं, लेकिन बोला किसी तो था बयान में। 15 लाख रुपए नगद देने का प्रारूप दूसरा है। अच्छा। आपको आवास दिया, आपको शौचालय दिया, हम्म। आपको किसान सम्मान निधि दी, आपको अन्य बड़े बड़े पैकेज दिए, आपको पूरे देश को आज बड़े बड़े हाईवे से जोड़ दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बना दिए, बहुत सुंदरीकरण किया, स्मार्ट सिटी बनाई, नमामि गंगे परियोजना लाए, अनेकों योजनाएं। इसी से एक काउंटर निकलता है, कानपुर भी एक स्मार्ट सिटी में आता है, क्या ऐसा स्मार्ट हो गया है? अरे आप देखिए, कानपुर चारों तरफ मेट्रो से सजने जा रहा है। तो मेट्रो से ही मेट्रो स्मार्ट हो गया, होता है। आपका मेट्रो हो गया, गंगा में घाटों का निर्माण हो गया नमामि गंगे परियोजना से। आपके यहाँ अनेकों, आप जा करके पार्क देख सकते हैं जो स्मार्ट सिटी योजना से बनाए गए हैं। आप देखिए, कानपुर को चारों तरफ से बड़े बड़े हाईवे से जोड़ा जा रहा है। आज लखनऊ से कानपुर के लिए कितना बड़ा एक्सप्रेसवे बन करके तैयार होने जा रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। अच्छा, एक और वादा था आपका 2 करोड़ जॉब पर ईयर देने का, वो भी नहीं पूरा हुआ अभी। देखिए बहुत तेजी में उस पर भी काम चल रहा है। स्किल डेवलपमेंट की बात हम लोगों ने की। देखिए जॉब का मतलब जरूरी नहीं कि सबको हम सरकारी नौकरी दे पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल बनाएंगे, नहीं है। हम उद्यमियों को, क्या ऐसे उद्यमों को स्थापित कराएंगे जिनसे वहां पर हमारे जो स्किल डेवलप्ड जो नौजवान होगा उनको वहां नौकरी मिलेगी। किसानों की इनकम डबल करना भी वादा था। बिल्कुल, उस पर भी बोल काम रहे चल रहा है। हमारी समर्थन मूल्य, हम्म। हमारा धान का समर्थन मूल्य, हमारा गेहूं का समर्थन मूल्य, यहाँ तक कि मिलेट्स तक खरीदा गया। प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए आज 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 हम लोगों ने किसान को सिंचाई के लिए बिजली उत्तर प्रदेश में मुफ्त कर दी। तो उससे फायदा होगा। बिल्कुल होगा। एक और बड़ा जो है हॉट टॉपिक है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत दिनों से है आपके मुद्दे में। आएगा कभी ये? उत्तराखंड में तो अभी चले आ गया, यहाँ भी यूपी में कब आएगा? यहाँ भी आएगा। कब? अभियान चल रहा है, हर चीज का एक चरण है। अच्छा, यहाँ भी आएगा, तो पूरे देश में भी लागू होगा लागू होगा, यूनिफॉर्म? सब होगा। लगभग कब तक? देखिए एक ऐसी सरकार चल रही है, ऐसा नेतृत्व है, भारत माता विश्व गुरु बनेंगी। और निश्चित रूप से जो भी इस तरह के कानून नियम होंगे जिससे हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा, वो सब कानून आएंगे। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी जो है आरोप लगा रही है कि आप अपनी जबरदस्ती की जो है कल्चर थोप रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में हर तरह के लोग हैं, एक पूरे कम्युनिटी को आप नहीं कह सकते। बहुत से लोग हैं जो उसके पक्ष में रहेंगे। अब 3 तलाक की बात होती थी, 3 तलाक का कानून आया ना, 3 तलाक को कौन सही मानता है? मुस्लिम समाज की महिलाएं भी 3 तलाक को के इस कानून का स्वागत कर रही। कितना अन्याय होता था। तो इसी तरीके से ये जितने कानून आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, जब उसका अध्ययन करेंगे तो उस कानून के साथ और देश के साथ खड़े होंगे। अच्छा, मतलब आएगा जरूर। इंडिया का बेस्ट पीएम अभी तक आपके हिसाब से कौन है? इंडिया का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अभी तक? देखिए आपके हिसाब से, पर्सनल ओपिनियन। बिल्कुल। देखिए हर कालखंड में अलग अलग हमारे पीएम हुए हैं, जिनके बारे में हम समीक्षा या उनको हम श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। फिर भी एक अपनी पर्सनल हम देखिए, कहीं ना कहीं अटल जी के कार्यकाल को भी बहुत अच्छा मानते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा मानते हैं अटल जी को, और मोदी जी के भी कार्यकाल को निर्णय के विषय में डिसिसिव अगर कोई प्रधानमंत्री रहे तो उसमें अटल जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी रहे। नोटबंदी कैसा कदम था? क्या ये सही था? बिल्कुल सही था, होना चाहिए था। होना चाहिए। कानपुर के सबसे अच्छे नेता आपके हिसाब से कौन है? सबसे ज्यादा वैसे पॉपुलर तो आप ही लगते हैं सोशल मीडिया वगैरह अगर आपका देखो तो। लोग कहते हैं कि आप दबंग हैं, भैया जी दबंग है बहुत। कैसा लगता है आपको ये? कुछ नहीं है, जो जिसकी जैसी दृष्टि है वो वैसा मुझे देखना है। ये फिर भी जैसे सतीश महाना जो है सर है, सभी ऐसे बड़े नेता है, सभी अच्छे नेता है, सभी का उज्जवल भविष्य है और सभी जनता की सेवा कर रहे हैं। तो आप मिलते रहते हैं? सभी मिलते हैं, सभी मिलते हैं। कानपुर अलग क्यों है? कानपुरिया होने का पूरा प्राउड होता है आपको? बिल्कुल। कानपुर देखिए, कानपुर की एक हिस्ट्री या कानपुर की एक पहचान है। कानपुर एक ऐसा शहर है जो एक तरफ बिठूर होने के नाते आध्यात्मिक धरती भी है,
और इसकी विशेषता ये है, आध्यात्मिक धरती के साथ साथ एक क्रांतिकारी धरती हाँ भी है। क्रांतिकारी भी। और तीसरी विशेषता ये है कि क्रांतिकारी धरती के साथ साथ एक औद्योगिक धरती भी है। लेकिन अभी इंडस्ट्रियल थोड़ा सा नहीं, यहाँ डिक्लाइन। मान ले ऐसा नहीं है, यहाँ पॉजिटिव रहिए। हम्म, यहाँ का उद्यमी बहुत जीवट है। अच्छा। मैं इसका पूरा श्रेय सरकार को भी नहीं, उद्यमियों को दूंगा। हर परिस्थिति में रह करके उसने जो यहाँ तब काम किया है जब यहाँ पर 5 घंटे 8 घंटे बत्ती मिलती थी। आज तो यहाँ 24 घंटे बिजली मिल रही है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, अपराध नहीं है, लोन्स मिल रहे हैं। अधिकारी के रूप में अधिकारी के काम में रुकावट डालने का आरोप लगता है आप पर। फोन पे आप धमकी देते हैं, कई सारे वीडियो वगैरह जो है वायरल हुए थे, क्या स्पष्टीकरण है? देखिए, मैं जनता का सेवक हूँ। हम्म, हर वो अधिकारी जो जनता की सेवा कर रहा है वो मेरे लिए निश्चित रूप से मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा। जो भी अधिकारी जनमानस का कहीं अपमान करता है, जनता का अपमान करता है, उसका तिरस्कार करता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है, तो मेरी मजबूरी होती है मुझको उस भाषा में उससे बात करनी पड़ती है। सख्त भाषा। मुहर्रम मनाने में क्या दिक्कत है? आपने न्यूज में छुपाया था कि मनाने नहीं। नहीं, मुहर्रम पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो एक विषय था। रमईपुर के पास एक रौतारा गांव है, वो एक स्थान विशेष है जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से वो स्थान है। अच्छा। जो आज भी खसरा कतौनी कागजों में दर्ज है। मेरा केवल इतना विषय है, मुहर्रम मनाइए, ताजिया उस स्थान पे ना दफन करिए। जो स्थान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से चिन्हित है, उसके अतिरिक्त कोई जगह ले लीजिए, वहां पे करिए। उसमें समझौता भी हो गया, दोनों पक्ष राजी हो गए। अब सकुशल दोनों पक्ष एक साथ रह रहे हैं। लेकिन एक आपकी जो मतलब लोगों में एक पहचान है, वो एक हिंदुत्ववादी नेता की है। तो देखिए, इसमें तो गर्व होना चाहिए। आप जिस धर्म में आपने जन्म लिया, जिस कुल में जन्म लिया, उस पर आपको गर्व होना चाहिए। हिंदुत्ववादी, मैं तो कहूंगा हर मुसलमान भी जो इस हिंदुस्तान में जन्म लिया, उसकी पहचान तो हिंदुत्व से ही होनी चाहिए। अच्छा। हिंदुत्व केवल एक धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है हिंदुत्व। कांग्रेस कैसी पार्टी है, क्या लगता है आपको? ये कभी अब आगे जो है जिस तरह से चल रही है, कांग्रेस कैसी पार्टी है आपके हिसाब से? कांग्रेस एक, मैं क्या कहूँ आपसे, एक थकी हुई पार्टी है। अच्छा। अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से आइडियोलॉजी भूल चुकी है। अभी लेकिन रिवाइव करे हैं उन्होंने। अच्छी बात, रिवाइव करना चाहिए। विपक्ष का रहना इस देश के लिए बहुत जरूरी है, होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इन क्षेत्रीय दलों की तुलना में रहना ज्यादा जरूरी है। आप दल क्यों बदल लेते हैं? आप पे आरोप लगता है कि आप जो है जहां फायदा देखते हैं, अगर मान लीजिए अगली बार आपकी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो क्या फिर से पार्टी बदल? तभी नहीं बदल सकते। मैं विचारधारा की राजनीति करता हूँ। आज जो दल बदलने की लोग बात कर रहे हैं या करते हैं, आप बताइए लोग दल क्यों बदलते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पावर और सत्ता। पावर और सत्ता। मैंने दल का बदला 2017 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी। अगर मुझे सत्ता में जाना होता तो मैं समाजवादी पार्टी में जाता। मैंने दल बदला। मैं जानता हूं राष्ट्रीय पार्टियां ही इस देश में और देश का भला कर सकती थी। अच्छा। तो मैंने समाजवादी पार्टी ना चुन करके भारतीय जनता पार्टी, देश हित में हिंदुत्व के रास्ते पर चलते हुए सनातनी होने के नाते मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, अब मैं पूरी राजनीति का जो मेरा जीवन है वो केवल सनातन के लिए मैं राजनीति करूंगा। इस विचारधारा के साथ मैं राजनीति करूंगा। और मेरे आप एक एक बयान, मेरे एक एक एक्ट, मेरी एक एक जो अभी तक की हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं, मैंने कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। तमिलनाडु के एक सीएम है स्टालिन, उन्होंने बोला था सनातन को मिटा देंगे। कुछ रिबटल नहीं आया आप लोग की तरफ से? देखिए, स्टालिन को यहाँ कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। वो अपने क्षेत्र विशेष में राजनीति कर रहे हैं और सत्ता पाने के लिए वो इस तरह के बयान देते हैं। निश्चित रूप से उनका एजेंडा खतरनाक है, उनके विचारधारा खतरनाक है, वो देश हित में नहीं है। लेकिन आने वाले समय में उस क्षेत्र की जनता के बीच में भी वो बेनकाब हो जाएंगे। वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं,
आने वाले समय में ज्यादा दिन जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। सरस्वती मंदिर कैसा स्कूल है? प्राइवेट स्कूल और विद्या मंदिर में आप किसको प्रेफर करेंगे? विद्या मंदिर सीरीज मतलब कैसी है? बहुत अच्छी है, संस्कार है, शिक्षा है, बहुत अच्छा है। प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए कि विद्या मंदिर में पढ़ना चाहिए? देखिए, आप किस जगह रह रहे हैं, आपका उन विद्यालयों में कितनी दूरी है। हर विद्या मंदिर में अलग अलग विशेषता है। जरूरी नहीं कि हर विद्या मंदिर ए ग्रेड का हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है, मकसद सबका अच्छा है। अच्छा, एक दरोगा जी के साथ आपकी विवादित रिकॉर्डिंग है, तो जो जैसी भाषा में समझेगा उसको वैसे ही समझाएंगे? देखिए, वो विषय होता है कभी कभी तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर कुछ चीजें, मैं देखिए बहुत प्लानिंग के साथ बहुत कुछ नहीं बोलता हूँ। अच्छा। मुझे जो समझ में आता है तत्कालिक परिस्थितियों के आधार पर मैं बोलता हूँ। इतना जरूर बोल सकता हूँ कि मेरी नीयत साफ रहती है और मैं गरीबों की लड़ाई लड़ता हूँ। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई आज तक कभी किसी से हुई नहीं। तो जो भी थे जनता की। मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूँ, उसमें मुझे परवाह नहीं रहती है। मैं उस तरीके से बात करता हूँ, ये मेरा तरीका है। एक जैसे आजकल नियो बुद्धिज्म के कई सारे ट्विटर अकाउंट हैं, वो लोग दिन रात जो है भगवानों को गाली वगैरह देते रहते हैं, इनमें सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया इन सबको, और इसके इस तरह इंस्टाग्राम में भी होता है इस तरह के जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं, जो इस तरह के संस्थाएं हैं जो इस देश को जात के नाम पर बांटना चाहती हैं, जो इस देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहती है, वो इस तरह का लिटरेचर सोशल मीडिया के माध्यम से परोसती है। लेकिन मुझे नहीं लगता आम जनमानस इनको गंभीरता से लेता है। लेकिन एक्शन तो होना चाहिए। होगा, जब कोई ऐसी चीजें आ जाएंगी, ऐसा कंटेंट आ जाएगा जो स्वीकार नहीं होगा, तब होगा। टैक्स की चोरी रोकने के लिए अभी लेटेस्ट में डिजिटल सर्च कंडक्ट किए गए थे। अब इस पे जो है कई सारे लोग कह रहे हैं कि अब सरकारी पॉलिसी लाने वाली है कि आप जो है आईटीआर वगैरह के साथ साथ अब आपके व्हाट्सएप भी चेक कर सकता है अधिकारी, ईमेल भी ले सकता है। जो समय पर टैक्स दे रहा है, जो अपने राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं, वो नहीं हो पाएगा। वो तो उसके लिए तो आप जहां पर भी राइट टू प्राइवेसी का हनन होगा उसके लिए सरकार बैठी है, उस पर संशोधन होते रहेंगे। लेकिन टैक्स देना कहीं ना कहीं देश के लिए जरूरी है, देश उसी से तरक्की करेगा। नहीं, देश के लिए जरूरी है सर, बिल्कुल सही बात है, सबको टैक्स देना चाहिए। टैक्स बेस इतना कम क्यों है? सिर्फ 1 करोड़ लोग जो है इनकम टैक्स में, आप देखें अगर पूरा आंकड़ा। अच्छा बेटा, इससे पहले कितने देते थे? इससे पहले सर लगभग इतने ही थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। 8 करोड़, मैं आपको बताता हूँ डेटा, 8 करोड़ के आसपास लोग आईटीआर करते हैं, जिसमें से 5-5.5 करोड़ लोग सिर्फ नाम के लिए करते हैं, उनको लोन वोन लेना होता है। बाकी जो है कुछ जनता वो वही वाली है, 10 लाख से नीचे वाली। एक्चुअल जो है वो 1 करोड़ लोग देते हैं इनकम टैक्स, जो कि टोटल टैक्स का 22% है। उनका डिमांड है कि टैक्स जो है, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, हर चीज में टैक्स, पहले आप इनकम टैक्स दो, जीएसटी दो, कॉर्पोरेट टैक्स दो, उसके बाद आप कहीं भी निकलो टोल जगह जगह मिल जाता है। कितना टैक्स चाहिए? देखिए, आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं विश्व में, हम विकासशील देश है, अभी बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अपने देश को जिसकी नीड है, आप भी जान रहे हैं, वो टैक्स के माध्यम से ही हम लोग उसको पूर्ण कर पाएंगे। अपने संसाधन भी हम लोग बना रहे हैं और भी व्यवस्थाएं सरकारें तैयार कर रही है, लेकिन टैक्स सबसे बड़ा एक मेजर माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग कहीं कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। आज जब टैक्स चोरी हो रही थी, ये तो आप भी मानेंगे कि पूर्व की सरकारों से आज टैक्स चोरी करना मुश्किल हो गया है। तो वही मुश्किल इसलिए किया गया है कि वो टैक्स की अदायगी जब समय पर होगी और सही से होगी, तभी हम लोग, आज गरीबों के घर कैसे बन रहे हैं। मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं, हमारे बिठूर नगर पंचायत में 1500 आवास आए, 1500 घरों को 3 लाख रुपए दिए गए घर बनाने के लिए। ये कहाँ से आएगा? नहीं, मैं सर वो बात मानता हूँ, लोगों को टैक्स देना चाहिए। मेरा क्वेश्चन यही है कि 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1 करोड़ लोग ही टैक्स क्यों दें? वो पूरे से क्यों नहीं सब लेंगे। अच्छा बताइए ना, जो जिस स्लैब है, जिसकी जो इनकम होगी वही तो टैक्स देगा ना। जो बहुत हमारा कृषि प्रधान देश है, हम कृषि पर टैक्स नहीं ले सकते। अभी हम कृषि पर टैक्स लेंगे तो आप अगले दिन हमसे पूछेंगे, बताइए आप कृषि प्रधान देश। मेरा ये सर काउंटर है, कृषकों से आप टैक्स ले रहे हैं। हम कृषकों से 70% जनमानस यहाँ पर कृषक है। हम कृषि से जुड़े हुए विषयों पर टैक्स नहीं ले सकते।
लेकिन जैसे ये जो कई सारी जैसे चाट की दुकान है, कोई समोसे की दुकान है, करोड़ों करोड़ों लोग ये लोग कमाते हैं और ना कोई जो है इनका चाट की दुकान में कौन करोड़ कमा रहा है? सर आप अभी लेटेस्ट में आप बाकायदा कानपुर में छापे एक पड़े, दो लोग देखिए, पान का बतासे वाले आप के यहाँ 5 सुनिए करोड़ सुनिए, मिले। आप एक तो अपवाद होते हैं, हम्म। उन अपवादों से पूरे उस वर्ग को आप नहीं वर्गीकृत कर सकते। लेकिन टैक्स बेस को बढ़ाने का कोई हाँ, विचार है? वो ही चल रहा है, वो लगातार हमारी सरकार इस विषय पे काम कर रही है और आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा अंतर आया है। देश संविधान से चलेगा या हिंदू राष्ट्र बनेगा? देश संविधान से चलेगा और संविधान ये हमको कहता है कि समाज पे हर वर्ग हर धर्म का सम्मान इस देश में होगा। तो हिंदू राष्ट्र का वो जो है परिकल्पना, हिंदू राष्ट्र को आप गलत उसमें ना लीजिए। हिंदू तो एक ऐसा धर्म है जो खुद ही संविधान को परिभाषित कर देता है। हिंदू धर्म में बताया गया है सभी वर्गों का सम्मान करिए, सभी हमारे बराबर हैं। हिंदू धर्म में कहाँ कहा गया है कि किसी अन्य वर्ग का सम्मान ना करिए, किसी अन्य धर्म का सम्मान ना करिए? एग्री। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट कुछ फंडामेंटलिस्ट जो है चलाते रहते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र आएगा तब हम बताएंगे, ये करेंगे, वो ये सब जो कौन क्या बता रहा है वो अलग विषय है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म देश के लिए है। इस भारत देश से बड़ा कोई नहीं। तो हिंदू धर्म है कि वे ऑफ लाइफ है? हिंदू वे ऑफ लाइफ। अच्छा, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू देखिए, हिंदू हिंदू हिंदुत्व को परिभाषित अगर आप करेंगे तो इस धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अच्छा, वो मुस्लिम भी हिंदू है, कैसे? वो ईसाई भी हिंदू है। कैसे? वो जो हिंदू है, ये संस्कृति को आप हिंदू कह सकते हैं, जो सालों से मतलब उस परंपरा। पहले से आप बसी हुई। ये जो मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, सनातनी हैं, ये इनका उपासना विधि है। लेकिन आप जब आप आज पाकिस्तान में जो रह रहा है उसको पाकिस्तानी कहते हैं ना, नेपाल में जो रह रहा है उसको नेपाली कहते हैं ना, जो अमेरिका में रह रहा है उसको अमेरिकन कहते हैं ना, इटली में रहने वाले को इटालियन कहते हैं ना, तो हिंदुस्तान में रहने वाले को क्या कहेंगे? लेकिन संविधान में तो नाम लिखा हुआ है भारत, दैट इंडिया, दैट इज भारत। हिंदुस्तान तो नहीं लिखा हुआ है। नहीं, एक पर वो उसमें लिखा हुआ है। लेकिन जब हिंदुस्तान की आप बात करते तो क्या आप कह देंगे कि हिंदू संविधान में नहीं लिखा है हिंदुस्तान, तो आप इसको हिंदुस्तान नहीं मानेंगे? ठीक है। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने कौन से ऐसे एक्ट पास किए हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े? आरटीआई को तो सीमित किया जा रहा है। कहीं नहीं सीमित किया जा रहा, सब जवाब दिए जा रहा है। जैसे कई सारे आयोगों से यूपी देखिए, बहुत बहुत विषय हैं, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। आज आप कोई भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के यहाँ हो, शिकायत प्रकोष्ठ है। आप किसी भी विभाग की, किसी भी अधिकारी की, किसी भी नेता की जब आप शिकायत करते हैं तो उसकी जांच होती है। आप कोई सूचना मांगते हैं तो आरटीआई के माध्यम से आपको प्राप्त होती है। राइट टू एजुकेशन, आरटीई जिसको कहते हैं, आप पता कर सकते हैं हर साल कितने बच्चों को हम रोज एडमिशन कराते हैं फोन कर करके। बहुत से प्राइवेट स्कूल लेने में आनाकानी करते हैं, तुरंत हम उसका एडमिशन बच्चों का कराते हैं। बीजेपी सरकार के फैसलों में आरएसएस का कितना रोल होता है? क्या आरएसएस ही देश चलाता है कि सारे आरएसएस हमारी मात्र संगठन है। अच्छा, आरएसएस के विचार से, आरएसएस के कितने हमारे प्रचारक आज भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसने भारत के निर्माण के लिए काम किया है, अपने आप को आहूत किया है। कितने कार्यकर्ताओं ने अपने आप का बलिदान किया है। ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वो अपनी जान की बाजी लगा करके हिंदुत्व को और हमारे सनातन को जीवंत रखने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वेस्ट बंगाल में जाइए, साउथ में जाइए, जहां पर संगठन को संचालित करना आसान काम नहीं है, वहां वो लोग काम कर रहे हैं। तो आरएसएस की भूमिका का सम्मान भी करना चाहिए और उनका हम सबको ऋणी भी होना चाहिए। नहीं, लेकिन एक जनता में मैं बता रहा हूँ, जो एक धारणा ये है कि अगर आरएसएस किसी चीज को चाले और बीजेपी ना चाहे तो चलती आरएसएस की है।
ऐसा क्यों? देखिए वैसा नहीं है, देखिए बीजेपी में ज्यादातर हमारे यहाँ जो भी नेतृत्व है नीचे से लेके ऊपर तक, वो अपना मातृ संगठन आरएसएस को मानता है। अच्छा, तो वो आरएसएस का कभी भी विचार देश के विपरीत नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजेपी जिसका विरोध करती है फिर वही क्यों करती है? जैसे आपने फ्रीबीज का जो है विरोध किया और फिर आप अभी खुद दे रहे हैं, अपीजमेंट का आपने विरोध किया वो भी आप कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, फ्री बीज का को एक्सप्लेन ऐसे नहीं किया जा सकता है। कैसे करें? देखिए फ्री बीज की बात यह है कि केवल एक चुनाव के समय आप फ्री बीज की घोषणा कर दो और उसके बाद में आप भूल जाओ और धोखा दे दो। कहीं ना कहीं जो आप टैक्स की अभी बात कर रहे थे, ये जो योजनाएं हैं जिनको जनता तक लाभ पहुंचाया जा रहा है, आज ठीक है लोग कहते हैं मुफ्त में अनाज नहीं मिलना चाहिए, लोगों की आदतें खराब, लोग कह रहे हैं कि 80 ठीक है, करोड़ मैंने को मान लिया। आपने डिपेंडेंट कर दिया। ऐसा नहीं होता। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास जमीन नहीं है, खेती नहीं है, मजदूरी नहीं कर सकते हैं, पैसे नहीं है। आज उनके दिल से पूछिए कि वो अनाज उनके लिए कितना उपयोगी है। आप लोग तो 10-11 साल से हैं, वो अभी तक क्यों गरीब रह गए? कौन? जो ये 80 करोड़ परिवार। ऐसा नहीं है, दिन पर दिन सुधार आ रहा है। एक बार में तो हम लोग सबको सुधार नहीं देंगे, लेकिन सबसे पहले ये एक मौलिक अधिकार है संविधान में, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये अधिकार दिया गया है जनता को। हमको सबको शिक्षा मुफ्त में देनी ही है, प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन। हम कोई धन के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई धन के अभाव में इस देश में भूखा नहीं रहेगा, कोई धन के अभाव में कोई यहाँ पे मरीज धन के अभाव में उसका इलाज नहीं रुकेगा। ये हमारी ये प्राथमिकताएं होनी चाहिए, इसी पर हर सरकार को काम करना चाहिए। अब इन विषयों पर सरकार काम कर रही है। क्या देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कम हो गया है? अभी लेटेस्ट में कुणाल कामरा का एक वीडियो आया, सर वो कॉमेडी थी, नॉर्मली लाइटली लेना चाहिए, उस पर जबरदस्ती केस कर दिया। तो जो है उन्होंने जहां परफॉर्म किया हैबिटेट में वो तोड़ दिया। अब देखिए ऐसा है ना, अभी आपने कहा, अब ये दोनों के उठ के उनके विचार जी, उनको केस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनको एक कमेंट उनके ऊपर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसमें मेरा विचार का कोई विषय नहीं। लेकिन सर पार्टी तो आप ही की है। पार्टी कैसे मेरी? एक नाथ शिंदे पे। एकनाथ शिंदे हमारे सहयोगी संगठन है जी, सहयोगी पार्टी है, उसमें हम अपना विचार क्यों थोपेंगे? तो एकनाथ शिंदे जी अपना निर्णय करेंगे। अच्छा, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं कम हुआ? देखिए कहते ही कम नहीं हुआ है, लेकिन एक बात जरूर आपसे कहेंगे जी, हम पॉलिटिकल लोग, हो सकता है कमियां सबके अंदर होती है, लेकिन किसी के व्यक्तिगत जीवन पे इस तरह का कॉमेडी करना ठीक नहीं है। लेकिन डायरेक्ट कहाँ बोला उन्होंने? इनडायरेक्ट में बहुत चीजें बोली जा सकती हैं किसी के लिए भी। लेकिन सर फिर तो कॉमेडी किया मतलब एक तरह से ऐसा आप ही ही की है। मैंने बहुत कुछ तो नहीं देखा, लेकिन आजकल मैं ये कॉमेडी थोड़ा बहुत मैंने देखा हुआ है, कॉमेडी ठीक हो रही है। उस कॉमेडी की आड़ में क्या क्या हो रहा है फॉरवर्ड है उस पे आज आप बताइए उस कॉमेडी की आड़ में क्या क्या हो रहा है। हाँ, ये मान सकते हैं यार, ये होना चाहिए, हमारी संस्कृति अलाउ करती है। जी जी। आप कभी इतनी मर्यादा देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलते, हाँ, लोग योगी जी के खिलाफ नहीं बोलते, बोलते हम लोग सुनते, विधानसभा में सुनते। ये भी बात है ना सर कि अब जैसे कॉमेडियन जो है नहीं वो बोले उसके पास इसका ये रोजगार है, अगर वो सोचिए नहीं इसे ट्रोल करेगा तो मतलब एक तरह से ऐसा उसको कहीं ना कहीं उसके उस एक्ट से ऐसा भी दिख रहा है कि ऐसा तो नहीं कि उनके विपक्ष के लोग उनका उसका कठपुतली के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ओके, ये वाला एंगल है। आप कॉमेडियन हो, अच्छी बात है, आप किसी के टूल मत बनिए। हाँ, ये तो जरूरी है। कुछ सर और है ये क्वेश्चन, जैसे उर्दू भाषा पे अभी योगी जी का एक बयान आया था, इसको कैसे समझना चाहिए? सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोला कि लोग उसका मतलब नहीं समझ पाए, आप बता पाएंगे क्या मतलब था? क्या उर्दू भाषा के लिए बोला था कि आप कठमुल्ला बनाते रहेंगे, वो अभी जो विधानसभा में एक स्पीच दी थी योगी जी ने, सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपने पॉडकास्ट में बोला कि उसका लोग मतलब नहीं समझ पाए। क्या मतलब था उसका? भाषा पे क्यों अटैक कर रहे हैं? देखिए कठमुल्ला मैंने कोई डिक्शनरी में तो नहीं देखा कठमुल्ला का क्या मतलब होता है। कट्टर जनरली होता है।
कठमुल्ला का जहाँ तक मुझे लगता है, कठमुल्ला को हम लोग कह सकते हैं अशिक्षित, जाहिल, या आप कह सकते हैं कट्टर। तो इसमें क्या बुराई है? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप उर्दू पढ़ा के किसी को मौलवी तो बनाएंगे। उर्दू भाषा से कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हिंदी है, उर्दू है, हम लोग दिन भर क्या बोल रहे हैं, हिंदी उर्दू का कई मिश्रण सारे ही तो शब्द बोल रहे हैं। भूल जाते हैं। हाँ। तो उर्दू कोई अरब की भाषा थोड़ी ना है, उर्दू अरबी थोड़ी ना है, उर्दू से हमको कोई परहेज थोड़ी ना है, कोई परहेज नहीं। कोई परहेज नहीं। यूपी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में रैंकिंग 2 से 6 हो गई है अभी 2024 में। किसमें? 6 सितंबर 2024 की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंक क्यों घट गई? तो रैंक बढ़ती घटती रहती है। अभी सेकंड नंबर पे थे, अब 6th में आए हैं। अभी एक्सप्रेस वे कुछ और कंप्लीट हो जाएंगे, जेवर एक्स एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा, अभी फिर हम फर्स्ट नंबर पे आ जाए। अच्छा, यूपी जो है कि जीएसडीपी ओबीजी बोलते हैं कि $1 ट्रिलियन हो जाएगी। 2000 पहले बोला 2024 तक, फिर बोला 2027 तक, अब बोल दिया 2029 तक। आपको लग रहा है 2029 तक भी हो पाएगी? आपको एक बात बताएं, जी 2017 में विधायक बने थे, जी। तब 3,86,000 करोड़ का बजट पास हुआ था। आज 2025 चल रहा है। लेकिन तब लोन भी कम था, आज हम जाता बता है। रहे हैं आपको, हमारी सुन लीजिए आप। जी जी जी। 2025 चल रहा है, आज 8,08,000 करोड़ का बजट पास हुआ है। ठीक है, 2017, 1947 से 2017 हम्म, कितने साल हो गए? लगभग 60 साल। 60 साल में आप 3,86,000 करोड़ पहुंचे, और हम 2017 से 2025 में 8,08,000 करोड़ पहुंच गए। आप कितने दिन में पहुंचेंगे $1 ट्रिलियन, तो ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आप हमारा लक्ष्य देखिए, और लक्ष्य के प्रति हमारी इच्छा शक्ति देखिए कि कितनी प्रगति और कितनी तेजी के साथ हम प्रगति कर रहे हैं। हमारा बजट कोई साधारण बजट नहीं है। उत्तर प्रदेश का बजट पाकिस्तान के बजट से बड़ा है, उत्तर प्रदेश का बजट बांग्लादेश के बजट से बड़ा है, उत्तर प्रदेश का बजट पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बजट को जब आप जोड़ देंगे उससे भी बड़ा है। तो हमको इसमें गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। अब हम कब करेंगे, हम एग्जैक्ट डेट भी आपको बताएंगे। लेकिन कर्जा भी इसका भी बढ़ रहा है। कार्यक्रम होगा। कर्जा भी बढ़ रहा है। ये कर्जा, ये तो अर्थव्यवस्था का अंग है। तो आप लोग जैसे उपलब्धि अपनी बता देते हाँ। हैं कि बजट बढ़ाती हैं, अब वो तो जनरली आप देखें, कर्जा देखिए आप, एक ट्रेंड अगर आप देखें सर, तो किसी भी स्टेट का आप देखेंगे तो बजट वो हर बार हाईएस्ट ही हो जाता ऐसा। है। अच्छा ये बताइए आप, इसके पहले क्यों नहीं इतना हाईएस्ट हुआ? 4 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, रुपए की वैल्यू भी तो कम थी। कितनी बढ़ गई 5 साल में? 3 लाख से आप 8 लाख पहुंच जाएंगे, और 60 साल में आप 3 लाख नहीं पहुंच पाए। वो तो सर एक तरह से जब हमारा देश गुलाम था एकदम से पहले, तो उसको धीरे धीरे नॉर्मल किया गया। आप ये समझिए ना, 60 साल समय होता है, आप 60 साल और 8 साल में कंपटीशन कर रहे हैं। तो मतलब आपको भी 60 ही साल चाहिए? नहीं, हम आने वाले समय में हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लक्ष्य को पूरा करेंगे। लेकिन 2029 तक तो नहीं हो पाएगी। देखिए, ये आप नहीं कह सकते सर मैं दे सकता हूँ, मेरे पास डेटा है। आपके पास जो डेटा है, हम लोग जिस तेजी के साथ काम कर रहे हैं, देखिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का धार्मिक पर्यटन में, आप भी इस चीज को महसूस करेंगे। हाँ मैं मानता हूँ, आप क्या हुआ? धार्मिक पर्यटन में बढ़िया हुआ है। आमूल चूल परिवर्तन किया है। जहां पहले अगर 10 लोग आते तो आज 10,000 लोग आते। ये अंतर उत्तर प्रदेश में आया है। आज पहाड़ों के लोग और गोवा के लोग, जो उत्तर प्रदेश के लोग पहले पहाड़ जाते थे और गोवा जाते थे, आज गोवा के लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए, पहाड़ों के लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए परेशान। यह वातावरण बनाना आसान काम नहीं है। चलिए, मतलब वो आप नहीं देंगे उसका जवाब। एक ये वाला है, नगर निगम में ये सर ये कानपुर का इशू है। नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए ऑफिस वाला इतने कानून बता देता है कि आम नागरिक के लिए तो इस जन्म में जन्म प्रमाण पत्र बनवाना मुश्किल है। बर्थ सर्टिफिकेट की क्यों इतनी मारामारी हो कानपुर में? क्यों करप्शन इतना है? ऐसा नहीं है, होता है, मानते हैं करप्शन है। अगर किसी को करप्शन की शिकायत है वो मुझे बताए। अच्छा, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस समस्या को दूर कराऊंगा। लेकिन जी कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं, जानकारी का अभाव रहता है,
अब जैसे किसी की मृत्यु, मान लीजिए वो यहाँ रहता है कानपुर नगर निगम में और उसकी मृत्यु उन्नाव में हो गई, तो ये कानून है कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र उन्नाव में बनेगा अच्छा, और वो बेचारा नगर निगम चला जाता है। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में चक्कर तो लगवाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं नहीं कहता नहीं कर रहे हैं, 99% ये दोषी हैं, लेकिन इसके लिए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। हमारे स्थानीय विधायक जो जिस क्षेत्र के हैं उनको ये जिम्मेदारी को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और अधिकारी क्या है, करेंगे काम, कैसे नहीं करेंगे काम, हाउस हम टैक्स कराते हैं। बढ़ता जा रहा है। अरे आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में तो नगर निगम नहीं आता है, हम्म, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम के जब लोग आते हैं मैं बात करता हूँ, भाई सब बात सुनते हैं, काम करते हैं। हम्म। 2-3 क्वेश्चन और है बस। मोदी जी अभी जैसे अगले साल, इसी साल 75 ईयर्स पे हो जाएंगे। आप लोग की एक पार्टी की पॉलिसी है कि 75 ईयर में रिटायर हो जाते हैं। बाकी कई सारे बड़े कद्दावर नेता को रिटायर किया गया, मोदी जी भी हो जाएंगे। देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है हाँ, जिसका जवाब मोदी जी दे सकते हैं हाँ। और हमारा पार्टी का नेतृत्व दे सकता है। लेकिन आपके आपको भी सही सही प्लेटफॉर्म पे आपको पूछना चाहिए, सही स्थान पे पूछना चाहिए। ये तो मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ, ठीक, आप ठीक। भी समझ सकते हैं। किसी भी नेता से अगर आप पूछो कि भाई जो है आप पर आपराधिक मुकदमे क्यों हैं, तो वो कहते हैं विपक्ष ने लगाए हैं। तो इसका मतलब ये मान लेना चाहिए सारे नेता कट्टर ईमानदार है। देखिए मुकदमों से नहीं होता, हम्म, न्यायालय ने क्या निर्णय किया है। लोकतंत्र में न्यायालय का निर्णय का मान्यता है ना, हम्म। न्यायालय जो निर्णय करेगा वो माना जाएगा। अभी आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो मतलब थोड़ा बताइए हमारे युवाओं को क्या कंट्रीब्यूशन रहा आरएसएस का, और मतलब उसके लिए क्या आप जो है मोटिवेट करना चाहेंगे। देखिए आरएसएस ने सबसे बड़ा काम हमारी संस्कृति के लिए किया है। आज सनातन के बारे में, हम्म, हमारे इतिहास के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, हिंदुत्व के बारे में आज जो जन जागरण किया है, जो आज हमको आपको देखने को मिल रहा है, हम्म। आज कहीं ना कहीं जो सनातनी एक धारा में चल रहे हैं, इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है जिसके हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, अपने क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे जाते जाते। अपने क्षेत्र की जनता के लिए, कानपुर की जनता के लिए बस मैं इतना कहूंगा, हमको सकारात्मक रहना चाहिए, रचनात्मक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। हमको विकास की धारा में अपने क्षेत्र को किस तरह आगे बढ़े और इतिहास के पन्नों को पलटते हुए, अपने महापुरुषों को याद करते हुए, अपने कानपुर को का पुराना गौरव, पुराना वैभव कैसे हम लोग वापस ला पाए, अपने बिठूर का पुराना गौरव वैभव कैसे वापस ला पाए, उसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा। अकेले अभिजीत सिंह सांगा कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप सबका सहयोग और आशीर्वाद नहीं मिलता रहेगा, तब तक इन सभी कार्यों को हम फलीभूत नहीं कर पाए। एक और लास्ट, आप एक्चुअली सोशल मीडिया में आपको युवा वर्ग बहुत फॉलो करता है, युवाओं के लिए क्या मैसेज होना चाहिए। युवाओं के लिए मैं बार बार कहता हूँ, हम्म, अपनी लाइफ में आप किसी भी फील्ड पे हो, हम्म, आप जॉब में हो, आप सोशल सर्विस कर रहे हो, या भी आपका कोई और प्लान हो, आप कभी शॉर्टकट मत अपनाइएगा। मेहनत करो। मेहनत करिए, संघर्ष करिए। संघर्ष और परिश्रम ही एकमात्र पूंजी है जिससे आप सफलता पा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका। ऑल द बेस्ट।